कल दिनांक 13/12/2025 को JNV की एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई 6 क्लास के लिए। इसका पेपर हम आपको सोल्व करके बताते हैं। आप अपने उत्तरों की जांच करें और अपने मूल्यांकन खुद भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों में से 3 चित्र किसी तरह से एक समान है, एक अलग है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए, ए गलत है क्योंकि बाकी 3 में 4 साइड है, ए में 3 साइड है, इसलिए ए अलग है सबसे। तो आप ए पर गोला लगाएं। अगले चित्र में देखिए ABC, इसमें जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, जबकि डी में राइट एंगल से ज़्यादा है। समकोण से अधिक होने के कारण ये आकृति भिन्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे आकृतियाँ L, R और K ये दर्पण प्रतिबिंब दिखा रही हैं, जबकि S जैसा है उसी रूप में है, इसलिए विकल्प डी अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। इन 4 चित्रों को ध्यान से देखिए। A, B और D इसमें 2 हिस्सों में रेखा बांट रही है, जबकि C में 2 बराबर हिस्से नहीं बन रहे हैं, इसलिए आपका सही विकल्प C है। अपनी OMR शीट में C पर गोले को काला करें। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर प्रश्न दिया गया है। दाईं ओर ABCD 4 आकृति है। इनमें से दी गई आकृति के प्रश्न आकृति के समान आकृति आपको चुननी है। तो देखिए, इसमें B विकल्प सही है। कारण आप देख सकते हैं, आपको लाल मार्क से दर्शाए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, विकल्प ए में एरो की दिशा एक जैसी है। बी में देखें, वो भी मैच नहीं कर रही, इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ। इसी तरह से डी में भी। तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, आकृति को ध्यान से देखिए। ए में अलग है, बी में भी अलग है, डी में भी अलग है, सी में समान है। तो हमारा सही विकल्प होगा सी। यहाँ देखिए, ए में कहाँ गलती है, इसी तरह से सी में अलग है, डी में भी अलग है, बी बिल्कुल मिलता हुआ है, इसलिए बी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में आपको एक लुप्त भाग दिया गया है, जो बिना दिशा परिवर्तन के इस पैटर्न को पूरा करता हो। तो देखिए, हमने आपकी सुविधा के लिए लुप्त भाग में पैटर्न बनाया है। उससे मिलता हुआ पैटर्न कौन सा है? सी। अगर आप डी में देखेंगे तो दोनों के किनारे एक तरफ हैं, जबकि किनारे अलग दिशा में होने चाहिए। प्रश्न 10, यहाँ भी हमने आकृति को पूर्ण किया, पहले बीच का चौकोर गोला। तो अब हमारी आकृति जो हमने बनाई है उससे मिलती हुई आकृति कौन सी है? डी। पैटर्न डी
हमारे प्रश्न चित्र को पूरा करेगा। तो विकल्प डी पर गोला लगा दीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न चित्र को हमने पूरा किया, किस तरह से आएगा। अब जो आकृति हमने बनाई है उससे मिलती हुई आकृति कौन सी होगी? विकल्प ए नहीं, विकल्प बी नहीं, सी नहीं, डी। विकल्प डी सही है। यह आकृति हमारी बनाई आकृति से बिल्कुल मिल रही है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ देखेंगे हम, इसमें 4 लाइनें हैं, जबकि अगर हम विकल्प सी को देखें तो इसमें ऊपर ब्लैक स्क्वायर नहीं है। डी में लाइनों की संख्या ज़्यादा है और ए में कम है। सही विकल्प बी है। प्रश्न 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। चौथे चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह जो हमारी श्रेणी है उसको आगे बढ़ाते हुए हमें चित्र को ढूंढना है। तो देखिए, पहले प्रश्न चित्र में देखिए एक लाइन बढ़ी, फिर एक ट्रायंगल। अब क्या बढ़ेगा? एक लाइन बढ़ जाएगी। विकल्प मिलाइए। प्रश्न 14 को देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज जो हमारी फिगर्स हैं वो हमारी चल रही हैं। इसी तरह से उनकी संख्या भी बढ़ रही है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। विकल्प डी सही है। इसमें 90 डिग्री हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी है। ये देखिए, ये काफी आसान प्रश्न है। पहले एक एरो है, फिर 2, फिर 3, अब कितने होंगे? 4। बी में 4 हैं लेकिन वो समान आकार के नहीं है, जबकि डी में समान आकार के हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक है। इसलिए हमारा विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 16, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेंगी तो देखिए, अच्छा इनकी दिशा परिवर्तन नहीं होनी है। ए में दिशा परिवर्तित हो गई, बी में देखिए आप एज इट इज दे दिया है, सी में भी फिगर गलत है, तो इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। 17 से 20 तक में 2 सेट दिए गए हैं। पहली और दूसरी आकृति में जो संबंध है वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में होगा। तो यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हमारी आकृति बन रही है। विकल्प ए सही विकल्प होगा। एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। तो जो आकृति हमारी बाईं तरफ है उसको देखिए, रोटेट होने के बाद इसी तरह से जो प्रश्न के लिए आकृति दी गई है, विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। इस आकृति को ध्यान से देखिए, यहाँ भी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा आकृति घूम रही है और इसी के साथ साथ एरो भी कम हो रहा है। पहली आकृति में 3 एरो हैं, दूसरी में 2। तो इसी तरह से 3 चंद्राकार आकृति में से 2 रह जाएंगी और ये 180 डिग्री घूमने के बाद विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। यहाँ देखिए आसान प्रश्न है। जो आकृति अंदर है वो बाहर आ गई है और बाहर वाली आकृति अंदर चली गई है। तो इसी तरह से हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही है। चौकोर बाहर और उसके अंदर सर्कल आ गया है।
अगले प्रश्नों को देखते हैं। खंड 6। यहाँ पर जो हमारी आकृति है, देखिए कौन सी आकृति दिए हुए चित्र को पूरा करती है। तो हमने आपकी सरलता के लिए आकृति को बना भी दिया है। आप देखेंगे ए आकृति बिल्कुल मिलती जुलती है, जो दी गई आकृति को पूरा कर रही है। विकल्प ए सही विकल्प है। ये देखिए हमने आकृति को पूरा किया। तो कौन सा विकल्प? विकल्प बी दी गई आकृति को पूरा कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 22 में विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन 23। यहाँ भी देखिए हमने आकृति को पूरा किया। तो कौन सी आकृति आई है? बी। तो बी आकृति ने हमारी प्रश्न आकृति को पूरी तरह से ढक लिया है। ये आकृति मिलती जुलती है, लेकिन इसमें साइज इसका न होने के कारण ये विकल्प हमारा गलत है। तो सही विकल्प बी है। जैसे कि हमने अभी प्रश्न चित्र को पूरा करके देखा। अब यहाँ देखिए हमने प्रश्न चित्र को पूरा किया। कौन सा विकल्प? बी। तो बी विकल्प हमारा सही है, क्योंकि यह आकृति दी गई आकृति को पूरा कर रही है। चलते हैं अगले खंड की तरफ। भाग 7। इसमें आपको 4 चित्र दिए गए हैं, जो दी गई प्रश्न चित्र के दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो पहचान करते हैं। हमने दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। तो ये किससे मिल रहा है? विकल्प बी। सही विकल्प बी होगा। बच्चों याद रखिए, दर्पण में जब भी हम प्रतिबिंब देखते हैं तो दर्पण के जो आकृति पास होती है वही प्रतिबिंब में भी पास होगी। जो किनारा दर्पण के सामने है वही प्रतिबिंब में सामने होगा। इसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 26 में आपका विकल्प बी सही है। हमने यहाँ भी प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपकी सरलता के लिए उसके नीचे बनाया हुआ है। प्रश्न 27 में भी दर्पण प्रतिबिंब प्रश्न चित्र के नीचे हमने बना दिया है। उससे मिलता हुआ विकल्प ढूंढिए। विकल्प बी सही विकल्प है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ऊपर जो वी बना है वो दूसरे खांचे में है, जो कि हमारी उत्तर आकृति से मिलता हुआ है। यहाँ भी हमने आपकी दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। तो जो उल्टा टी बना हुआ है वही सबसे पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सीधा ए आएगा। तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। यहाँ प्रश्न नंबर 29 से 32 में प्रश्न चित्र में दर्शाए गए टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया और दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए हैं। कागज के टुकड़े के तय को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुने। तो हमने प्रश्न चित्र को खोला। खोलने के बाद जो आकृति हमारी बनी है वो आकृति किससे बन रही है? सी से। इसी तरह से हमने यहाँ भी प्रश्न चित्र को दी गई आकृति को खोला, खोलकर उसके नीचे बनाया है हमने। अब ये आकृति किससे मिल रही है? बी से। तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। आप देखिए इसको खोलकर, ऊपर क्वार्टर है। अब इसे देखिए, जब हम इसको खोलेंगे, खोलने पर हमें कैसी आकृति दिखाई देगी?
ए, तो क्रॉस है, एक क्रॉस है, खोलने पर वो डबल हो गया। ऊपर की तरफ हमारा एक छोटा कट हमने दिया था तो वो एक ट्रायंगल में बदल गया है। इसको देखिए, इसका आंसर सी होगा, डी होगा, बताइए। विकल्प डी सही उत्तर है। जब हमने इसको खोला बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। भाग 9। प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर उत्तर चित्र दिए गए हैं। उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो देखिए, इसमें 4 टुकड़े हैं, जबकि विकल्प ए में 5 और विकल्प देखिए सी इसमें सही है। विकल्प बी इसलिए गलत है, उसमें 2 ही ट्रायंगल थे। अब इसे देखिए, इसमें कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। केवल विकल्प बी एक ऐसा है जिसमें एक कर्व शेप दे रखी है, जो कि हमारी प्रश्न आकृति में है। तो कर्व शेप इसमें है, 3 टुकड़े हैं, इस कारण से विकल्प बी सही होगा। बाकी शेप आप देखेंगे उसमें सीधी लाइन वाली शेप दी गई है। यहाँ देखिए, विकल्प ए में, सी में आप देखेंगे बेस सीधा नहीं है, जबकि विकल्प बी में दी गई आकृति के समान है। विकल्प बी हमारा सही होगा। विकल्प डी तो बिल्कुल ही मैचिंग कर रहा है। अब यहाँ देखिए, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक हमारे और फिगर है। तो विकल्प ए हमारा हमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। आप विकल्प बी को देखें तो इसमें ऊपर की फिगर छोटी है। इसी तरह से डी में भी जो फिगर दे रखी है, प्रश्न फिगर से नहीं मिल रही एक फिगर उसमें। खंड 10, प्रश्न संख्या 37 से 40। आपको एक आकृति दी गई है जो उत्तर चित्र में सम्मिलित है। तो हमें देखना है कि दी गई आकृति किस चित्र से मिल रही है। तो हमने जैसे मिला के दिखाया आपको, विकल्प बी में ये आकृति छिपी हुई है। तो आपका सही उत्तर विकल्प बी होगा। इसी तरह से देखिए, ये आकृति ये देखिए ए में फिट बैठी है बिल्कुल। तो विकल्प ए हमारा इसलिए सही विकल्प है। हम अपनी आकृति को अपने मन में से उठा के दी गई आकृति के ऊपर रख के देखें तो हमें पता चल जाएगा हमारी कौन सी आकृति सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए, ये फिगर हमने इसके ऊपर रखी, ये बिल्कुल बी के ऊपर बिल्कुल फिट आ रही है। प्रश्न आकृति विकल्प बी में बिल्कुल फिट होकर बैठ गई है, इसलिए हमारा विकल्प बी ही सही है। हम बाकी विकल्पों को भी देखें तो उसमें कहीं पर भी एस जैसी आकृति नहीं बन रही है, जिसमें कि हमारा विकल्प सही बैठे। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अब ये देखिए, ये ए में, तो प्रश्न आकृति विकल्प ए में बिल्कुल सेट हो गई है। विकल्प ए सही है। तो ये हमारी रीजनिंग के प्रश्न थे। कुल 40 प्रश्नों को हमने हल किया 10 प्रकार के। अब हम गणित पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो हम देखते हैं, आयत में 4 समकोण होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। 90 90 4 बार जोड़ेंगे 360 डिग्री। तो हमारा सही विकल्प होगा ए।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, 4 समकोण। परिवार के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दर्शाया गया है। कुल 115 परिवार है। हम देखेंगे एक बच्चे वाले 20 परिवार, 2 बच्चे वाले 30, 3 बच्चे वाले 35, 4 वाले 5। इन सबको हमने जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 90। कुल परिवार हमारे थे 115। तो ऐसे परिवार जिनमें कोई बच्चा नहीं है वो बचे 25। तो विकल्प सी। एक संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है? आप संपूर्ण कोण को देखें, संपूर्ण कोण यानी सर्कल के बराबर। तो इसमें हमारे कितने समकोण बन रहे हैं? 4 समकोण। तो हमारा विकल्प डी सही होगा। संपूर्ण कोण 4 समकोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंचभुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर, उसकी बाकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है। तो 5वीं भुजा के लिए हम क्या करेंगे? परिमाप में से 63 को घटाएंगे तो हमारे पास आया 17 सेंटीमीटर, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। देखते हैं। एक डिब्बे में 500 अंडे थे। उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला। कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जाने वाले अंडों की संख्या है। तो हमने कुल अंडों की संख्या निकाल ली जिनको हम उपयोग नहीं कर सकते, उसमें टूटे हुए और मेहमान वाले हैं। 3/25 और 5/25 8/25, ये हुआ 160। तो उपयोग किए जाने वाले अंडे हैं 340। विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। एक दुकानदार ने 200 रुपए की घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया। उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 200 रुपए क्रय मूल्य था, 40 रुपए का लाभ हुआ, दोनों को जोड़ा 240 रुपए। तो विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। 240 में बेचने पर उसको 40 रुपए का लाभ हो गया। एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए। उसने ये सेब कुल 2236 रुपए में बेचे। उसने कितना लाभ अर्जित किया? तो उसकी कुल लागत हुई 1500 और 100 1600 रुपए। 2236 में से 1600 घटाएंगे तो हमारा आया 636 रुपए, जो कि विकल्प बी है। तो आपने सही विकल्प का चुनाव करना है, विकल्प बी। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या क्या है? 58,394 -86 -86 बराबर और किस संख्या? विलुप्त संख्या इंटू 86। 58994 को हमने मल्टीप्लाई में लिखा 679 मल्टीप्लाई 86। 2 बार घटाना है तो हमारा बचा 677। विकल्प ए। इसको हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय क्या होगा? सबसे पहले हमने 10:45 से 12 के लिए देखा, 1 घंटे 15 मिनट, और उसमें 3 घंटे 30 मिनट को जोड़ दिया तो कुल हुआ 4 घंटे 45 मिनट। विकल्प बी। नौ सौ 99/1000 का दशमलव रूप है। आपको याद होगा कि 0 होंगे, कितने अंकों से पहले हमें दशमलव लगाना है। तो 3 9 है, तो 3 9 से पहले हमने दशमलव लगाया। विकल्प सी 0.999 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमारे बटे में 3 0 है तो दशमलव से बाद में 3 अंक होंगे। 0.238 का भिन्न रूप क्या है? सबसे पहले हमने अपॉन में 1000 करके दशमलव हटा दिया, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे सरल करने के लिए, तो 119/500 जो कि दिया गया है विकल्प ए में। तो सही विकल्प हो ए। अगले प्रश्नों को देखते हैं।
100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। बच्चों आपको ये तो पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होता है 1 स्क्वायर मीटर के। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होगा 100 बटे 10,000 स्क्वायर मीटर के, यानी 0.01 स्क्वायर मीटर। विकल्प बी आपका सही विकल्प। 3/2 भाग 3/2 गुणा 2 जमा 3/2। सबसे पहले गुणमास के अनुसार भाग किया, 3/2 को 3/2 से भाग किया, 1 आया, 2 से गुणा करेंगे 2 जमा 3/2। 2 को हम लिख सकते हैं 4/2, 4/2 जमा 3/2 7/2। विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। जीरो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में बदल लिया, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10। गुणा करने पर आया 1/1000। अब आपको याद है ना 3 जीरो है तो 3 अंक चाहिए, तो हमने 1 को किसमें बदल दिया 001 में, तो हमारा आंसर होगा 0.001 जो कि दिया गया है विकल्प बी में। 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल क्या होगा। इसको भी हमने पहले भिन्न बदला 2/10 और 3/100। हमारा उत्तर आया 6/1000, जिसको दशमलव में बदलने पर 0.006 यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। अभी तक आपको लग रहा होगा हमने काफी प्रश्न सही करे हैं। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो 64 के सभी गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 4 8 16 32 और 64। इनको जोड़ेंगे हम बारी बारी से। पहले 3 को जोड़कर आया 7, इसी तरह से अंतिम 2 को जोड़ लिया 96। तो कुल मिलाकर हमारा योग आ रहा है 127 योग बन रहा है, जो कि दिया गया है विकल्प सी में। तो हमारा विकल्प सी सही है। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या है। 20 के गुणनखंड है 1 2 5 4 10 20, जबकि 30 के 1 2 3 5 6 10 15 30। इनमें सबसे बड़ा जो सार गुणनखंड जो दोनों में है वो है 10। तो विकल्प सी हमारा सही है। यहाँ विकल्प ऊपर नीचे लिखे गए हैं, लेकिन उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। विकल्प सी आपका सही विकल्प है। निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 6.082 जमा 60.82 जमा 608.2 माइनस 0.6082। याद रखिए बच्चों, दशमलव की संख्या जोड़ने के लिए दशमलव के ऊपर दशमलव रखेंगे। हमने जोड़कर हमारा आया 675.102, जिसमें से हमने घटाया 0.6082 को। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 11 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, वो हैं 2 3 5 और 7। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 4। तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अंतिम प्रश्न गणित का चलते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। 999 को 9999 से गुणा करना है। तो हमने सबसे पहले सरल करने के लिए 9999 को 1000 से गुणा कर लिया। हमारे पास आया जो संख्या आई उसमें से हमने, क्योंकि एक बार ज़्यादा हमने गुणा किया था, तो 9999 को घटाएंगे तो हमारे पास आ गया संख्या, देखिए 99,89,001। अब हमारा अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न है। 4 अनुच्छेद है, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 संभावित उत्तर में से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पर संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो पढ़ते हैं, पहला अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद को एक बार में ही ध्यान से पढ़ें। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है।
विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने, बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं। क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं, वे भी अधिक मात्रा में, इसके लिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने, प्राकृतिक निवास के नष्ट होने से सुंदर पशु विलोपन की दृष्टि में आ गए। क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। जहां को आप क्वेश्चन में अटकते हैं, पैराग्राफ को वापस जाकर दोबारा देख लें एक बार। किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है? भीड़ वाली जगह है? नहीं। बच्चों की देखभाल कठिन है? नहीं। पर्याप्त भोजन प्राप्त कराना कठिन है? बिल्कुल सही, क्योंकि वे सिर्फ बांस की कोपले खाते हैं, वो भी अधिक संख्या में, इसलिए उनको देखभाल उनकी कठिन होती है। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? भी हमने पढ़ा था, बांस की कोपले। पांडा जो है बांस की कोपले खाता है, तो विकल्प बी सही है। बच्चों, आप पैराग्राफ वाले प्रश्न में अगर आपको लगता है, कहीं भी डाउट लगता है, तो आप एक बार पैराग्राफ को दोबारा वापस जाकर देख सकते हैं। वीडियो में भी हमने थोड़ा जल्दी में पढ़ दिया था। यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है? विलुप्त यानी गायब क्यों होते जा रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं? कारण क्या है इसके? इनमें से अधिकांश को मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है? नहीं। अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। यह लाइन आपको बिल्कुल इसी प्रकार से अनुच्छेद में दी गई है, इसलिए आपका विकल्प भी सही ही है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है? विशाल का विपरीतार्थक यानी विलोम। बड़ा विशाल जैसा ही होता है, विस्तृत भी विशाल का एक रूप है। लघु, लघु विपरीत शब्द है इसका, जबकि लंबा भी विशाल का समानार्थी ही है। विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है। जबकि विकल्प ए में देखेंगे तो सिर्फ पक्षियों के बारे में बात की है। विकल्प बी में सिर्फ बी के बारे पशुओं के बारे में, जबकि चिड़ियाघर में पशु पक्षी सभी रखे जाते हैं। इसी तरह से अगले 3 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर हम छांटकर लिखेंगे, सही विकल्प का चुनाव करके करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई समस्या है, तो किसी प्रश्न में कोई डाउट है, तो वीडियो में कमेंट करके लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें।